हाँ जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा कल का पार्ट रह गया था उस पार्ट को कंप्लीट करते हैं। हमारा मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन चल रहा था और मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन के अंदर हम डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंस पर पहुंच गए थे। और डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंस में हमने दो पार्ट लिए थे कि पहला वो आपस में रिएक्शन करें और दूसरा कि वो आपस में रिएक्शन ना करें। क्लियर है? पहला कि वो आपस में रिएक्शन करें और दूसरा कि वो आपस में रिएक्शन ना करें। डन। तो हम अब उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हैं और उसी पार्ट के अंदर हम हमारा सेकंड पार्ट जो हमने कहा था मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट काइंड। तो देखिए सेकंड पार्ट क्या लिया हमने, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन हैविंग, आ रही बात समझे, डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंस हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंस। क्लियर है? सॉल्यूशन है दो अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंस का। बात समझ में आ रही है? क्लियर है ना? एंड दीज डज नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर एंड these does not react with each other। शर्त यही है, बड़ा ध्यान से समझिए, हम इसको कर रहे हैं। हमने क्या कहा कि मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंस एंड डज नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर। क्लियर है? ये दोनों आपस में रिएक्शन नहीं करने चाहिए, तो कोई न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस ही नहीं होगा। अब जब ये आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, क्लियर है, तो मैं ये कहूं कि अगर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपके लिए लूं तो मैं ये कह देता हूं कि मेरे पास में एक कंटेनर ये है और ये मेरे पास में दूसरा कंटेनर है। बात समझ में आ रही है? इसमें ए सॉल्यूशन है और इसमें बी सॉल्यूशन है। एक में ए सॉल्यूशन है और दूसरे में बी सॉल्यूशन है। डन। एक में ए सॉल्यूशन है और बीच में बी है। अब इस ए और बी को मैंने आपस में मिला लिया और मिक्स कर लिया, तो ये मेरे पास में एक नया सॉल्यूशन सी बना, जो कि मेरे पास में क्या है, मिक्सचर है। किसका? मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंस एंड डज नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर स्टेटमेंट को बिल्कुल अपने माइंड में डालना, फिर इस चीज को समझना। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे यहां पर दोनों पर एसिड भी हो सकते हैं। अब ये एसिड HCl हो या HNO3 हो या कुछ भी हो, आ रही है बात समझ? अब यहां पर मान लीजिए कि मैंने ले लिया H2SO4 या फिर HCl ले लिया। दोनों अलग अलग एसिड हो सकते हैं, दोनों अलग अलग बेस हो सकते हैं। मैंने स्पष्ट कहा है हैविंग डिफरेंट काइंड। बात समझ में आ रही है? ये लीजिए, अब मैंने ये लिया, लेकिन एक चीज हमेशा नोटिस करना, इसके लिए मैं यहां पर स्टार लगा करके एक बात को मैं आपसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये मैं कह रहा हूं कि इनमें एक आयन कॉमन होना चाहिए, एटलीस्ट वन आयन शुड बी सेम। मैंने क्या कहा? एटलीस्ट वन आयन शुड बी सेम। एटलीस्ट वन आयन शुड बी सेम, शुड बी सेम। एक आयन दोनों में क्या होना चाहिए बेटा? सेम होना चाहिए। डन। इस बात को दिमाग में रखना। क्लियर है? अब आइए हम इसके ऊपर क्वेश्चंस बनाते हैं, एक बड़ा सा क्वेश्चंस बनाते हैं और उस क्वेश्चन को मैथमेटिकली फॉर्म के अंदर पूरा सॉल्व करते हैं। इस थ्योरी को समझने के लिए हमें एक न्यूमेरिकल जनरेट करना ही पड़ेगा और वो न्यूमेरिकल ही फिर इस पूरी की पूरी चीज को एक्सप्लेन कर पाएगा। तो आइए पहले हम उस चीज को देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व होगी। लुक, मैं क्वेश्चन ले रहा हूं यहां पर, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर, मैं इसी पार्ट का 1 बना लेता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास में एक कंटेनर है, डन, और ये मेरे पास में दूसरा कंटेनर है। इस कंटेनर में मेरे पास में ए है और इस कंटेनर में मेरे पास में कोई सॉल्यूशन बी है। डन बेटा।
और इस B को मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास में ये H2SO4 है, क्लियर। और मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि ये Na2SO4 किसी सॉल्ट का मैंने सॉल्यूशन ले लिया। लुक, आ रही है बात समझ में? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट का कोई मैंने सॉल्यूशन ले लिया, और यहां पर मैंने एक स्ट्रॉन्ग एसिड को ले लिया है, H2SO4 को। अब जनरली ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर ब्रेक होता है 2Na प्लस SO4 माइनस 2। लुक, अगर ये भी इस तरीके से इस सॉल्यूशन के अंदर ब्रेक हो तो 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2। लुक बेटा, मैंने जो स्टेटमेंट लिखा था, क्या वो स्टेटमेंट अब बिल्कुल क्लियर है? क्या क्लियर है? मैंने आपसे ये कहा था कि एक आयन दोनों में से क्या होना चाहिए? एटलीस्ट वन आयन शुड बी सेम, दोनों में से एक सेम होना ही चाहिए। तो क्या मेरे पास यहाँ सल्फेट आयन इधर भी है और सल्फेट आयन इधर भी है, दोनों में से एक आयन कॉमन है क्या? बात समझ में आ रही? अब मैं कह देता हूं कि इसकी मोलरिटी M1 वॉल्यूम V1 है और इसकी मोलरिटी M2 और वॉल्यूम V2 है। अब इन दोनों को मैं आपस में मिक्स कर लूं और मिक्स करके एक नया सॉल्यूशन C बना लूं। तो C क्या है? इन दोनों की मिक्सिंग है, और मैंने कहा है कि ये दोनों आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। पहली चीज, ये दोनों आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। तो लुक, जो वॉल्यूम होगा रिजल्टिंग, क्या वो इन दोनों का एडिशन होगा V1 प्लस V2? अब मुझे यहां निकालना क्या क्या है? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इस चीज को देखूं तो वो मुझसे क्या क्या पूछ सकता है। सबसे पहला, वो मुझसे पूछ सकता है मोलरिटी इस सॉल्यूशन में Na2SO4 की क्या होगी। नंबर 2, वो मुझसे पूछ सकता है यहां पर कि मोलरिटी H2SO4 की क्या होगी, ये लीजिए। थर्ड चीज, वो मुझसे पूछ सकता है कि मोलरिटी ऑफ सोडियम आयन की क्या होगी। वो मुझसे पूछ सकता है कि मोलरिटी ऑफ H प्लस आयन कितना होगा। वो मुझसे पूछ सकता है कि मोलरिटी ऑफ SO4 माइनस 2 आयन कितना होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जब इतनी चीज पूछ ले तो लास्ट में वो मुझसे ये भी तो पूछ सकता है, भाई इस मिक्सचर की पीएच कितनी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो मैंने क्वेश्चन अरेंज किया है, ये क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या बेटा कि वो कैसे कैसे कितनी चीजें पूछ सकता है? सिद्धार्थ, उदित को फोन लगा। कि क्लास में आकर के वो कैसे चला गया। आइए आगे बात करते हैं अब हम यहां पर एक एक चीज को नोटिस करते हैं और समझते हैं कि मैं ये चीजें कैसे निकालूंगा। आइए पहले मैं यहां रख देता हूं और पहले मैं आपको फार्मूले एक एक ड्राइव करके बताता हूं और उसके बाद में हम सीधा आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? चलिए तो देखिए, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चीज को समझने के लिए कि पहला, अगर मुझे Na2SO4 की अगर मोलरिटी निकालनी है तो रिजल्टेंट में सिखा के आया था M1V1 अपॉन M2V2। क्लियर है क्या? तो देखिए मेरे पास में इसकी मोलरिटी है M1V1 और सिस्टम के अंदर जो टोटल वॉल्यूम है वो कितना है V1 प्लस V2। तो ये लीजिए V1 प्लस V2 डालूंगा तो मुझे Na2SO4 की कंसेंट्रेशन दैट मीन्स मोलरिटी मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं H2SO4 की मोलरिटी कैलकुलेट करता हूं तो M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 की अगर मैं वैल्यू पुटअप कर दूंगा तो मुझे इसकी मोलरिटी मिल जाएगी। इसी तरीके से अब मैं सोडियम आयन की मोलरिटी को कैलकुलेट कर रहा हूं, मीन्स कंसंट्रेशन। तो देखिए सोडियम सिर्फ और सिर्फ मेरे पास में पहले वाले कंटेनर में अवेलेबल है और ये आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2 और इसकी मोलरिटी कितनी है M1V1, मोलरिटी M1 और वॉल्यूम V1। तो क्या ये इसके मोल्स बन गए क्या? तो मैं बड़े आराम से
ये लिख सकता हूं क्या 2 m1v1 अपॉन m1 सॉरी v1 प्लस v2 v1 प्लस v2 में निकाल कैसे रहा हूं, ये चीज समझ आ रही है? अरे भाई मोलरिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो इस पूरे कंटेनर का, और इसके मोल्स जो ये रे गिवन, इसके मोल्स जो ये रे गिवन। और दूसरी चीज, अगर मैंने Na लिया है तो टोटल कितने Na अवेलेबल है उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एंड मोल अपॉन वॉल्यूम। डन। अगर मैं इसी तरीके से आपसे डिस्कस करूं SO4 -2, तो बड़ा ध्यान से देखिए, अब SO4 यहां पर भी है और SO4 यहां पर भी है। क्लियर है क्या बेटा? तो क्या मैं अब SO4 की कंसंट्रेशन के लिए M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 लूंगा क्या? डन। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? आइए अब इस पूरे मिक्सचर के अंदर मैं अगर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को सॉल्व करूं तो क्या मेरे पास H प्लस आयन सिर्फ इस कंटेनर से अवेलेबल हो रहे हैं जो कि मिक्सचर में है, और मिक्सचर में जो H प्लस आयन है वो सॉल्यूशन B से आ रहे होंगे। लेकिन कितने H प्लस? 2H प्लस आ रहे हैं। तो क्या मैं 2 M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 लिखूंगा क्या? बोलो यहां तक क्या क्या चीज मुझे निकालनी थी। और अगर ये H प्लस आ गया है तो क्या इस मोलरिटी को पहले मैं नॉर्मलिटी इंटू n फैक्टर में डाल करके पहले नॉर्मल कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लूंगा, और जैसे ही ये मेरे पास में नॉर्मल कंसंट्रेशन फाइंड आउट होगी तो क्या मैं इससे, ये लीजिए, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू जो मोलरिटी मेरे पास में आएगी, क्या मैं उसको, ये मोलरिटी कितनी होगी 2 M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू n फैक्टर, आ रही बात में, और n फैक्टर मेरे पास में कितना होगा 2। तो इससे क्या मुझे ये यहां पर नॉर्मल H प्लस आयन कंसंट्रेशन मिल जाएगी, और इसी से ही मैं बड़ी आसानी से pH को कैलकुलेट कर लूंगा। बोलो पहले यहां तक क्लियर है? यस मेरी सर। बात समझ में आ गई? ठीक है, यस सर। चलिए तो अब हम यहां से क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करते हैं। इस पूरे को जो मैंने आपको ड्राइव कराया है, इस पूरे को अब मैं क्वेश्चन की फॉर्म में लेता हूं, एक न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में लेता हूं, ताकि आपको टू द पॉइंट ये चीज क्लियर हो। देखिए मैं कैसे डिस्कशन कर रहा हूं उसके ऊपर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिएगा। सर एक मिनट थोड़ा सा लिखना बाकी रह गया था। आइए देखिए, क्लियर है? और समझिए कि अब मैं इसको कैसे ले रहा हूं। बेटा सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन टर्म के जो जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट। यस इस तरीके से जेई वाला और नीट वाला इन क्वेश्चनों को बनाता है। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको कैसे पीएच निकालनी है, किस तरीके से, अब पर्टिकुलर वो किसी भी आयन की मोलरिटी निकलवा सकता है, कुछ भी निकलवाए, आपको सब चीज आनी चाहिए। और आज की क्लास में हम कंसंट्रेशन टर्म को पूरा बाइंड अप करेंगे। कल से हम वेपर प्रेशर स्टार्ट करते हुए इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आइए अब मैं आगे बढ़ता हूं कि मैंने ये कंटेनर लिया है, क्लियर है? इसके अंदर मैंने 200 ml और 3 मोलरिटी का NaCl का सॉल्यूशन ले लिया। डन, बात समझ में आ रही? अब मैं यहां पर एक दूसरा कंटेनर लेता हूं, और इस दूसरे कंटेनर के अंदर मैंने ये कहा कि ये मेरे पास में NaCl का सॉल्यूशन A है, ये B है, और B यहां पर मैं 300 ml और 2 मोलरिटी का CaCl2 ले लेता हूं, कैल्शियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन ले लेता हूं। सॉल्ट मिल गए मेरे पास दोनों। क्लियर है बेटा? आ रही बात समझ में? लुक, बड़े आराम से समझिए कि क्या यहां पर Cl और एक Cl मैंने आयन कॉमन ले लिया, तो अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो 2 प्लस 2Cl माइनस, और यहां इसको ब्रेक करूं तो लुक Na प्लस प्लस Cl माइनस। अब इन दोनों को मैं मिला दूं और एक तीसरे कंटेनर के अंदर इस मिक्सचर C की बात कर लूं, तो ऑब्वियसली जो वॉल्यूम मेरे पास में आएगा रिजल्टिंग वो V1 प्लस V2 होगा, और VR जो है यहां पर मैंने लिया 200 और वहां लिया 300, तो क्या बेटा ये 500 ml इस कंटेनर के अंदर एडजस्ट कर रहा होगा।
फर्स्ट ऑफ ऑल। अब दूसरी बात मैं यहां से आपसे पूछना चाह रहा हूं, सबसे पहला कंसंट्रेशन ऑफ C+2 आयन कितनी होगी? कंसंट्रेशन दैट मीन्स मोलरिटी। डन। फिर मैं यहां से आपसे ये पूछूं कि भाई Na+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी? फिर मैं आपसे पूछूं कि Cl- आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी? ये तीन ही केस यहां डेवलप हो सकते हैं और तीन ही केस अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आने चाहिए। क्लियर है? तो देखिए, पहला अगर मैं आपको ये कह दूं कि भाई ये जो Ca+2 आयन की कंसंट्रेशन है, तो Ca मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ यहां से मिल रहा है इस सॉल्यूशन में। इस सॉल्यूशन में जो Ca आयन अवेलेबल हो रहा है इस मिक्सचर में, वो क्या कंटेनर बी के सॉल्यूशन से मिल रहा है। तो कंटेनर बी के सॉल्यूशन को अगर मैं Ca+2 आयन लिखता हूं तो डेफिनेटली मेरे पास में M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 होगा। दैट मीन्स समझने की कोशिश करना, यहां पर मोलरिटी मुझे है 2, ये लीजिए, वॉल्यूम है 300 ml और टोटल वॉल्यूम मुझे मिल गया है 500 ml। बोलो यहां तक बात समझ में आई? तो क्या मेरे पास में अगर मैं देखूं तो ये कैंसिल आउट, दैट मीन 6/5 और 6/5 का मतलब हो गया 1.2। हाँ या ना? क्या मेरे पास में ये मोलरिटी 1.2 अवेलेबल हो गई? ये लीजिए। अब इसी तरीके से अगर मैं Na+ आयन को कैलकुलेट कर रहा हूं तो लुक, जो मेरे पास में आयन इस मिक्सचर सी में Na अवेलेबल है वो कहां से आया? कंटेनर ए से आया है। तो कंटेनर ए में इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो ये M1V1 प्लस, क्या मैं V1 प्लस V2 लिखूंगा? दैट मीन्स M1 कितना है 3 और वॉल्यूम कितना है 200, ये लीजिए, और नीचे वॉल्यूम 500, अगेन 6/5 और 6/5 का मतलब हो गया अगेन 1.2। क्लियर है बेटा? अब मुझे कैलकुलेट करनी है क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन में कितनी अवेलेबल है। तो क्लोराइड सॉल्यूशन ए से भी आ रहा है और क्लोराइड बी से भी आ रहा है। क्या मैं अब दोनों को इस तरीके से लिख लूंगा, M1V1 प्लस 2M2V2। बताओ 2 क्यों? ये मैंने 2 क्यों लगा दिया? क्योंकि यहां नंबर ऑफ क्लोराइड आयन मेरे पास 2 अवेलेबल हो रहे हैं। क्लियर है क्या? अगर 2 क्लोराइड आयन अवेलेबल हो रहे हैं तो फिर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 लगेगा, क्योंकि 2 मोल्स डेवलप हो रहे हैं, और यहां पर V1 प्लस V2 लगेगा। दैट मीन्स मैं यहां कहूं कि ये 3 मोलरिटी इंटू 200 प्लस 2 आयन इंटू मोलरिटी हो गई 2 और वॉल्यूम हो गया 300 डिवाइडेड बाय कंप्लीटली 500। तो मेरे पास में अब यहां पर चेक कीजिए, ये हो गया 600, 6 और 1200, तो टोटल कितना हो गया 1800। क्लियर है? ये 12, ये तो हो गया 6 और ये हो गया 12, तो ये हो गया 1800 डिवाइडेड बाय 500, कैंसिल आउट 18/5। डन। 18/5 को अगर मैं सॉल्व करूं तो कितना आ जाएगा? 5×3 = 15, तो 3.6। ये लीजिए आंसर मोलरिटी। क्या बेटा ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर हो गया है कि किस तरीके से मैंने निकाला है? आइए इसी बेस के ऊपर मैं आपको 2 क्वेश्चन और देता हूं जो आपको खुद को अच्छे से सॉल्व करने हैं, ताकि इस टाइप की प्रैक्टिस आप लोगों की हो जाए। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूं, ये लीजिए नंबर 2 क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं कि 200 ml ऑफ 200 ml of 0.2 m NaCl solution। मैंने क्या दिया है? 0.2 m NaCl solution and 300 ml आ रही है बात समझ में? and 300 ml of 0.3 m NaNO3। ये लीजिए, एक सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन दे दिया, आर मिक्स्ड टुगेदर, आपस में दोनों को क्या किया गया? मिक्स किया गया, आर मिक्स्ड, इन दोनों को मिक्स किया गया है। तो कैलकुलेट, मैं कह रहा हूं कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ, अब आपको कंसंट्रेशन निकालनी है Na+ की, Cl- की और NO
3 माइनस की। क्या आप सबकी कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े आराम से? इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 मैं एक और आपको देता हूं, और अब क्वेश्चन नंबर 3 को मैं कुछ इस तरीके से अरेंज करता हूं कि मिक्सिंग भी है और साथ साथ डाइल्यूशन भी है। बात समझ में आ रही है? मिक्सिंग भी है और डाइल्यूशन भी है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप कैसे सॉल्व करोगे? देखिए, अब मैं इसको लैंग्वेज की बजाय एक कंटेनर की फॉर्म में आपको शो कर रहा हूं। मान लीजिए कि मेरे पास में एक कंटेनर ये है, ये रहा दूसरा कंटेनर, और ये रहा मेरे पास में तीसरा कंटेनर, और ये रहा मेरे पास में चौथा कंटेनर। मान लीजिए कि इस चौथे कंटेनर में मैंने वाटर डाल दिया, और वाटर भी 1 लीटर। कितना वाटर डाल दिया? 1 लीटर। क्लियर है? मैं यहां पर कह रहा हूं कि ये मेरे पास 200 ml है, ये मेरे पास में 300 ml है, और मेरे पास में ये 400 ml है, और वहां मैंने कितना ले लिया? 1 लीटर ले लिया। यहां पर मैं 2m NaCl का सॉल्यूशन ले रहा हूं। बात समझ में आ गई बेटा? यहां पर मैं 3 मोलरिटी का, ये लीजिए, MgCl2 का सॉल्यूशन ले रहा हूं। डन बेटा? और यहां पर मैं चौथे में ये मान लीजिए कि 4 मोलरिटी का AlCl3 ले रहा हूं। देखिए, एक आयन सभी में मैंने कॉमन रखा है। यहां पर NaCl, MgCl2 और यहां पर NaCl। क्लियर है? तो मैं कह रहा हूं कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस आयन, नंबर 1। नंबर 2, Mg+2 आयन, ये कंसंट्रेशन आपको निकालनी है, ये कंसंट्रेशन निकालनी। थर्ड नंबर पे मैं आपसे बात करूं कंसंट्रेशन ऑफ Cl- आयन। क्लियर है बेटा? आ रही है बात समझ में? तो आपको इन तीनों आयनों की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करना है। अब बताइए, इस टाइप के बड़े इजी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, और ये मेथड मैंने पूरा आप लोगों को सिखा दिया है। आइए अब मैं उस पोर्शन की बात करता हूं जब ये दो डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन मिक्स होंगे, और मिक्स होने के बाद आपस में रिएक्शन कर रहे होंगे। तो उस समय हम कंसंट्रेशन को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, और अगर हमसे वो सॉल्यूशन की पीएच पूछ रहा हो तो हाउ कैन कैलकुलेट इट, हम उसकी पीएच को कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? अब यहां पर अगर इस सॉल्यूशन की पीएच पूछी जाए तो देखो बेटा, इस वाटर के मिलने से H+ और OH- आ रहे होंगे, तो 101% जो पीएच सॉल्यूशन की डेवलप होगी वो यहां पर इस वाटर के H और OH के ब्रेक होने से डेवलप होगी। इस बात को ध्यान रखना। क्लियर है? तो आइए अब मैं टाइप नंबर 2 लेता हूं, मिक्सिंग ऑफ 2 सॉल्यूशन। ये लीजिए C टाइप, और मैंने कहा कि मिक्सिंग ऑफ 2 सॉल्यूशन having different kind of substance, having different kind of substance, different kind of substance, दो तरह के हमारे पास में सब्सटेंस है, which can react each other। जबकि पहले वाले क्या थे? आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे थे, और मैं अब ये क्या कह रहा हूं? which can react with each other, which can react with each other, जो कि आपस में क्या कर रहे होंगे? रिएक्शन कर रहे होंगे। क्लियर है? आइए अब इस पूरी चीज को हम एक न्यूमेरिकल्स लेते हुए समझते हैं कि कैसे रिएक्शन कर रहे होंगे। वही चीज कि मैं कंटेनर ले रहा हूं, यहां पर भी मैंने क्या किया? एक कंटेनर लिया है। डन बेटा? यहां पर मैं एक HCl का सॉल्यूशन ले लेता हूं, और यहां पर NaOH का सॉल्यूशन ले लेता हूं। ये मेरे पास में स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये मेरे पास में स्ट्रॉन्ग बेस है। बात समझ में आ रही है बेटा? क्लियर है? अब बड़ा ध्यान से देखिए कि मैंने इसको लिया है 1 मोल, और इसका जो वॉल्यूम लिया है वो लिया है 20 ml। कितना लिया है बेटा? कुल 20 ml। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं कि साहब NaOH आपने कितना लिया होगा, आ रही है बात समझ में? तो जब मैंने ये ml में लिया है 20, तो अब मैं ये कह सकता हूं कि मैं इसके भी 20 ml ले लूं, ताकि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस भी समझा सकूं, और 0.5 m
मोलरिटी ले लेता हूं, इसकी मोलरिटी 1 ली तो इसकी हाफ 0.5 ले ली। बात समझ में आ गई। और दोनों के वॉल्यूम मैंने क्या किया, 20 ले लिए। अब बेटा इन दोनों को मैंने मिक्स किया, डन। और मिक्स करके एक सॉल्यूशन सी तैयार कर लिया, ये लीजिए। एट द टाइम मेरे पास में एसिड ए है और बेस बी है। अब इन दोनों को मैंने मिलाया तो बेटा एसिड और बेस की रिएक्शन से न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस भी होगा, क्लियर है। अब न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हुआ होगा तो यहां पर इनकी मिक्सिंग हुई होगी। अब इस मिक्सिंग के दौरान यहां पर मुझे जो आयंस अवेलेबल होंगे तो मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगा कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, डन बेटा। कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, क्लियर है। क्लोराइड हो गया, H+ हो गया, OH माइनस हो गया, और कंसंट्रेशन ऑफ Na+ आयन, ये लीजिए। इन सब की कंसंट्रेशन क्या रहेगी, डन। आ रही है बात समझ में। और साथ साथ मैं आपसे इस सॉल्यूशन की पीएच भी पूछ सकता हूं, क्लियर है। इस सॉल्यूशन की पीएच भी पूछ सकता हूं, क्यों? क्योंकि पीएच कहां से आ रही होगी, ये देखिए, ये H+ रिलीज कर रहा होगा। आ रही है बात समझ में। तो मैं यहां पर आपसे बड़ी आसानी से पीएच भी पूछ सकता हूं। सबसे पहली बात, अगर मैं इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम VR रिजल्टेंट निकालूं तो क्या वो V1 प्लस V2 होगा, दैट मीन्स टोटल वॉल्यूम। तो इस सॉल्यूशन का जो टोटल वॉल्यूम होगा ये VR, ये लीजिए 20 प्लस 20, दैट मीन्स 40 ml अवेलेबल होगा क्या इस मिक्सचर में। जो टोटल वॉल्यूम है वो 20। अब सबसे पहली चीज, ये भी मोल में है और ये भी ml में है, तो क्या मैं यहां से सबसे पहले NaOH कैलकुलेट कर लूं, दैट मीन्स यहां पर मैं मोल कैलकुलेट कर लूं। ये NaOH के कितने मोल, तो 0.5 इंटू 20, डन बेटा। तो यहां पर क्या इसके मिलीमोल मिलेंगे क्या, क्यों मिलेंगे, क्योंकि मुझे ये चीज ml में गिवन है। आ रही है बात समझ में। तो क्या यहां पर मैं बड़ी आसानी से लिख सकता हूं क्या, 10 मिलीमोल। बोलो कितने हुए, इस NaOH के जो इस सॉल्यूशंस के अंदर मोल अवेलेबल है वो कितने, 10 मिलीमोल्स अवेलेबल है। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर NaHCl के मोल कैलकुलेट करूं तो देखिए 1 इंटू 20, दैट मीन्स 20 मिलीमोल। क्या यहां पर HCl के 20 मिलीमोल्स अवेलेबल हैं क्या बेटा? अगर इसके ये 20 मिलीमोल्स अवेलेबल हैं तो अब मैं बड़ी आसानी से कैलकुलेशन कर सकता हूं क्या? तो देखिए मैं यहां पर कुछ पार्ट इसके एक एक करता हुआ लिखता जाता हूं ताकि आपको समझ में आए, फिर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो पहला नंबर, मैं नंबर 1 डिस्कस कर रहा हूं, नंबर ऑफ, आ रही बात समझ में। क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा सकता है, मिलीमोल ऑफ HCl, मिलीमोल ऑफ HCl, बताओ कितना आया, 20। कितने मिलीमोल आए HCl के, 20। अब मैं आपसे सेकंड पूछूं, नंबर ऑफ, आ रही बात समझ में, H+ आयन कितने अवेलेबल होंगे, क्लियर है। H+ आयन, नंबर ऑफ H+ आयन, याद रखना क्या पूछा है मैंने, नंबर ऑफ H+ आयन। तो पीछे आइए और देखिए, क्या अब ये अगर 20 मोल हो गए तो इस 20 मोल में H+ ब्रेक होगा H+ में और Cl- में, तो इसके यहां पर आयन के जो मोल अवेलेबल होंगे क्या वो भी 20 होंगे। तो क्या मैं यहां पर बड़ी आसानी से लिख सकता हूं क्या, 20। बोलो बेटा, शब्द जरूर काम में लेना है, मिलीमोल, ये याद रखना। मैं यहां पर लिख रहा हूं मिलीमोल और यहां पर भी क्या लिख रहा हूं, मिलीमोल, डन। तीसरा पॉइंट अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो मैं पूछ सकता हूं नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ NaOH। तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ NaOH कितने आए थे बेटा, डेफिनेटली आपने क्वेश्चन में देखा था कि 10 मिलीमोल्स अवेलेबल हुए थे। इसी तरीके से फोर्थ मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ OH माइनस आयन जो अवेलेबल है वो कितने, वो भी 10 मिलीमोल्स है। यस या नो, आप देख सकते हो
ये OH माइनस आयन और ये 10 मिलीमोल ही आपके पास में अवेलेबल है। डन। तो मेरे पास में नंबर ऑफ OH माइनस आ गए 10 मिलीमोल। अब इसी तरीके से मैं फिफ्थ नंबर पर आपसे पूछता हूं नंबर ऑफ Cl माइनस। क्लियर है बेटा? आयन कितने अवेलेबल होंगे? ये लीजिए नंबर ऑफ Cl माइनस आयन। अब देखिए और आइए इधर, Cl आपके पास में इधर एग्जिस्ट कर रहा है 20। डन बेटा। तो मैं क्या कहूंगा, यहां पर मेरे पास जो Cl माइनस आयन है वो कितने हैं? 20 मिलीमोल। बोलो, यहां तक मेरी बात बिल्कुल क्लियर है? अब मैं आपसे पूछता हूं लास्ट, इसके अंदर सारी चीज मैं निकाल चुका हूं। छठे नंबर पर नंबर ऑफ Na प्लस आयन, क्या वो मेरे पास में Na यहां से आ रहे हैं तो अवेलेबल कितने हैं? 10 मिलीमोल्स। Na प्लस आयन कितने अवेलेबल हैं? 10 मिलीमोल। बोलिए, पहले ये चीज समझ में आई कि मेरे पास नंबर ऑफ आयंस कितने अवेलेबल हैं? 10 मिलीमोल्स है। अब डेफिनेटली HCl प्लस NaOH की रिएक्शन हुई होगी और यहां पर मुझे NaCl प्लस H2O इस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई होगी। अब इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से मुझे ये पता करना है कि भाई कितने मिलीमोल्स अवेलेबल होंगे और कितने रिएक्ट कर गए होंगे। मुद्दा क्लियर है बेटा? यहां तक बोलो, बात समझ में आई? तो मैं ये कहूं कि साहब अगर आप देख रहे हो तो बड़ा ध्यान से इस पॉइंट को यहां समझना कि मैं आपसे क्या रहा हूं कि 20 मिलीमोल मेरे पास में H प्लस आयन अवेलेबल है। दिख रहे हैं आपको H प्लस आयन? ये रहे 20 मिलीमोल्स अवेलेबल है। आ गई बात समझ में? अब 20 मिलीमोल H प्लस आयन से OH माइनस आयन रिएक्शन करेगा और वाटर बनाएगा। तो कितना OH माइनस आयन अवेलेबल है? ये रहा मेरे पास में 10। तो सबसे पहले माइनस का 10 मिलीमोल ऑफ OH माइनस आयन लिखूंगा। यस या नो? क्लियर है? अब इन दोनों की रिएक्शन हुई होगी तो रिमेनिंग जो मेरे पास में बच रहा होगा, भाई इन दोनों की रिएक्शन हुई होगी, वाटर मिला होगा, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हुआ होगा, तो वाटर कितना मिला और कितने सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन रिमेनिंग रह गए हैं। तो लुक, क्या मैं कह सकता हूं कि 10 मिलीमोल H प्लस आयन जो मेरे पास में इस सॉल्यूशन में, ये क्या है बेटा? रिमेनिंग रह गए। या मैं कहूं कि 10 मिलीमोल ने ही रिएक्शन की है और 10 मिलीमोल मेरे पास में क्या रह गए हैं बेटा? रिमेनिंग रह गए। तो क्या मैं अब बड़े आराम से यहां पर सबसे पहले क्या मैं मोलरिटी ऑफ H प्लस आयन कैलकुलेट कर लूं क्या? और कुछ भी नहीं तो। क्लियर है बेटा? मोलरिटी H प्लस आयन की कैलकुलेट कर लूं, कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर लूं, तो मेरे पास में बचे हुए कितने हैं? 10। और वॉल्यूम कितना था रे? 40। तो क्या मेरे पास यहां पर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 1/4 आ गई क्या? इसी तरीके से अगर अब मैं Cl माइनस की मोलरिटी को कैलकुलेट करूं तो देखिए Cl के मेरे पास में कितने हैं? ये रे 20 और टोटल वॉल्यूम कितना है? 40। तो क्या ये 1/2 अवेलेबल हो गए क्या? इसी तरीके से अगर अब मैं तुमसे ये बात करूं कि मेरे पास में NaCl की कंसंट्रेशन कितनी थी, तो ये लीजिए, अगर अब NaCl ले लेता हूं मैं तो लुक, आओ पीछे, और NaCl के मोल कितने अवेलेबल है मेरे पास में? देखिए, यहां से इसकी रिएक्शन हुई, यहां से इसकी रिएक्शन हुई और रिएक्शन के दौरान न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हुआ होगा और न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के दौरान मुझे NaCl सॉल्ट मिला होगा। और अब NaCl के लिए अगर मैं डिस्कस करूं तो लुक, इसके 20 और इसके 10 मोल्स मुझे गिवन है, तो क्या मुझे Lr निकालना पड़ेगा? और Lr अगर निकल करके आ गया तो जो कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो रहा होगा उसी के बेस पर ये मिलेगा। तो जिसके 10 मोल है वो Lr, और वो कंप्लीट खत्म हुआ, और खत्म होने के बाद क्या इसके भी 10/40, क्या मैं यहां पर 1/4 मोल्स लिखूंगा क्या? बोलो बेटा, यहां तक का पॉइंट बिल्कुल क्लियर? सिद्धार्थ, कोई डाउट बेटा? यहां तक बोलो, यहां तक अगर किसी भी चीज का कोई डाउट हो। अब मेरे पास में जो ये 10 मिलीमोल्स आ गए हैं,
ये जो कंसंट्रेशन आ गई है H+ की, क्या मैं इससे बड़ी आसानी से pH कैलकुलेट कर सकता हूं क्या इस सॉल्यूशन की? से यस या नो? क्योंकि अब मेरे पास में जो मोलरिटी है वो H की इतनी है, और देखो इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब n फैक्टर 1 है और इसका भी n फैक्टर 1 है, तो n फैक्टर 1 हो गया, तो क्या मेरे पास में नॉर्मलिटी और मोलरिटी सेम हो जाती है क्या? इफ अगर मैं कहूं कि n फैक्टर अगर 1 हो तो नॉर्मलिटी विल इक्वल टू मोलरिटी हो जाती है, तो क्या यही इसकी नॉर्मलिटी बन जाएगी? और मैं बड़ी आसानी से अब pH इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग 1/4 लिख सकता हूं क्या? सो pH इज इक्वल टू माइनस, अगर मैं बाहर लिख दूं तो log 1 माइनस का ये log 4 बन जाएगा। डन। सो pH इज इक्वल टू माइनस ऑफ log 1 और प्लस log 4, और log 1 की वैल्यू होती है 0 और log 4 की वैल्यू आ गई आराम से 0.6020। ये लीजिए, ये इसकी pH की कैलकुलेशन भी हो गई है। बोलो मेरी बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर है बेटा? बढ़ जाऊं आगे? चलिए, अगर यहां तक पॉइंट सारा क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं, और आगे बढ़ता हुआ अब नई कंसंट्रेशन टर्म को काम में लेता हूं, जो हमारी लास्ट कंसंट्रेशन टर्म थी वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ के क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ होती क्या है। आइए इसको भी हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ को हम प्रॉपरली कवर करते हुए चलते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर ये टेक्सचर्स जो ये लाइंस मैं देता हूं, इन लाइंस को मैं रिमूव कर देता हूं ताकि आपको हर एक चीज बिल्कुल अच्छे से समझ में आने लगे, और उसके बाद में हम सीधा वॉल्यूम स्ट्रेंथ के ऊपर डिस्कस करते हैं कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होगी। ये लीजिए, आइए, वॉल्यूम स्ट्रेंथ वास्तव में होती क्या है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ हाइड्रोजन परऑक्साइड के लिए कैलकुलेट की जाती है। लेबोरेटरी में जो हमारे पास में हाइड्रोजन परऑक्साइड रखा हुआ होता है, क्लियर है बेटा? उस हाइड्रोजन परऑक्साइड की कंसंट्रेशन वगैरह अगर कैलकुलेट की जाए तो वो हमेशा मोलरिटी और नॉर्मलिटी क्या होगी, इस चीज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अब हमारे पास में वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, सबसे पहली चीज हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या होता है? क्या होता है ये 11th क्लास में आपने थोड़ा बहुत लास्ट में सीख लिया था। क्लियर है? इसकी कैसी पिक्चर होती है, बुक लाइक इसकी स्ट्रक्चर होती है, बुक शेप इसकी स्ट्रक्चर होती है, और केमिकल बॉन्डिंग में मैंने इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन बॉन्ड लेंथ वगैरह वगैरह पे करवाए थे। यहाँ हमारे पास कंसंट्रेशन का पॉइंट है तो हम इसकी कंसंट्रेशन को ही डिस्कस करेंगे। पहली चीज, हाइड्रोजन परऑक्साइड को लेबोरेटरी के अंदर पॉलीविनाइल क्लोराइड की जो बॉटल्स होती है, या मैं कहूं प्लास्टिक की बॉटल्स होती है, जो पीवीसी की बॉटल्स होती है, उसमें रखा जाता है, बशर्त बॉटल भी ब्लैक कलर की होनी चाहिए, और उसको भी बड़े अच्छे से पॉलिथीन में डाल करके ऊपर से कवर किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये एनवायरमेंट की, आ रही बात समझ में, एयर से या डस्ट के पार्टिकल से या मैं कहूं सनलाइट से ये रिएक्शन करके तुरंत डिकम्पोज हो जाता है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा इसको पीवीसी की बोतल में रखा जाता है, और वो भी ब्लैक कलर में, ताकि सनलाइट से बचा रहे और एयर के कांटेक्ट में ना आए। इसलिए इसको प्लास्टिक की पॉलिथीन में डाल करके इसको ऊपर से कवर किया जाता है। दूसरी चीज कि इसको प्लास्टिक की बोतल में क्यों रखते हैं? रीजन है बेटा, ये ग्लास से रिएक्शन कर जाता है, और ग्लास से रिएक्शन करके ऑक्सीडेशन प्रोसेस शो करता है। अगर इसको ग्लास की बोतल में रखना है तो डेफिनेटली उस ग्लास की बोतल के अंदर आपको वैक्स लगाना पड़ेगा, अंदर और बाहर दोनों तरफ, फिर आपको स्टोर कर सकते हो। ठीक है? तो ये इसका एक सिंपल है। आ गई बात समझ में? तो अब द कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, मैं क्या कह रहा हूं इस बात को समझना। द कंसंट्रेशन ऑफ H2O2, द कंसंट्रेशन, आ रही बात समझ में, ऑफ H2O2 इज एक्सप्रेस्ड, आ गई बात समझ में, H2O2 सॉल्यूशन जो भी होगी हमारे पास में इज एक्सप्रेस्ड जो हम इसको एक्सप्रेस्ड करेंगे एज वॉल्यूम स्ट्रेंथ। किस फॉर्म में बोलेंगे? एज
वॉल्यूम स्ट्रेंथ। पहले इसका मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ हमेशा याद रखो, लेबोरेटरी के अंदर जो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड की इस तरीके से बॉटल्स होती है, इस बॉटल के ऊपर लिखा रहता है 20 वॉल्यूम, 30 वॉल्यूम, 40 वॉल्यूम। ये वॉल्यूम का मीन्स क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है? तो द कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड एज वॉल्यूम स्ट्रेंथ। कभी कभी ये परसेंटेज में भी होता है, तो इसी चीज को हम समझते हैं। लुक, अगर मैं लू 2H2O2, ये डिकम्पोज होगा, ये बनाएगा 2H2O प्लस O2। तो सबसे पहली चीज H2O2 क्या इस तरीके से मैं साधारण तरीके से लिख सकता हूं क्या? क्लियर है? और इसकी बुक शेप स्ट्रक्चर होती है, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अब देखिए, क्या इसके अंदर से अगर मैं डिस्कशन करूं तो इसका ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। लुक, यहां पर अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, यहां पर -2 है और यहां पर 0 है। तो यहां से यहां रिडक्शन और यहां से यहां ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं। क्लियर है? तो आप देखिए, यहां पर इसका जो एन फैक्टर आता है, क्या आता है? एन फैक्टर वो हमेशा 2 होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एन फैक्टर 2 होता है। अब इस रिएक्शन के अंदर आप समझिए, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड डीकंपोज होकर के आपको ऑक्सीजन अवेलेबल करवा रहा है। क्या करवा रहा है बेटा? ऑक्सीजन अवेलेबल करवा रहा है। क्लियर है? तो मैं ये कहूं कि मैंने कितना H2O2 लिया और वो कितनी ऑक्सीजन को प्रोड्यूस्ड करेगा सिस्टम में, इसी चीज को अपन कह रहे हैं इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ। अब मैं मीनिंग समझाता हूं। मैं कहता हूं कि द वॉल्यूम, मैंने क्या कहा? द वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम? ऑफ ऑक्सीजन, ऑफ ऑक्सीजन गिवन आउट, गिवन आउट। या मैं कह दूं कि भाई कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का गिवन आउट हो रहा है, या मैं कहूं प्रोड्यूस्ड हो रहा है। क्या कह दूं मैं? कि प्रोड्यूस्ड हो रहा है। बात समझ में आ रही? कितना वॉल्यूम H2O2 के डीकंपोजिशन से कितना वॉल्यूम O2 का निकल रहा है, या कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस्ड हो रहा है, किस पर बेटा? एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर। एट STP, ये स्टेटमेंट बिल्कुल समझना। बाई ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ H2O2, कि एक यूनिट वॉल्यूम H2O2 के डीकंपोजिशन से आ रही है। बात समझ में? कितना हो रहा है? क्या ऑक्सीजन का अमाउंट इज नोन एज वॉल्यूम स्ट्रेंथ, इज नोन एज वॉल्यूम स्ट्रेंथ। पहले बताओ, ये टर्म क्लियर है क्या? आ रही है बात समझ? इज नोन एज वॉल्यूम स्ट्रेंथ। अब इस चीज को समझिए, मैं कह क्या रहा हूं। अब इस चीज को आप समझिए, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा है कि अगर मैंने कह दिया कि 10 वॉल्यूम H2O2 अगर मैंने आपको दिया है, 10 वॉल्यूम H2O2 मैंने दिया है, तो इसका मीन्स क्या है? मीन्स दैट, सबसे पहली चीज, इसका मतलब क्या है? आइए इसके मतलब को समझते हैं। क्लियर है क्या बेटा? तो मैंने कहा कि 1 लीटर H2O2, क्या कह रहा हूं? 1 लीटर H2O2 will give 10 लीटर O2। 1 लीटर H2O2 will give 10 लीटर O2। इस 10 वॉल्यूम का मतलब है, इस 10 वॉल्यूम का मतलब क्या है कि अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मैंने 1 लीटर लिया है तो वो 10 लीटर ऑक्सीजन को लिबरेट करेगा। कहां पर बेटा? 10 लीटर O2 एट STP। तो समझिए, अगर मैं इसका 1 ml ले लेता तो बताओ ये कितनी देता? 10 ml O2 देता। कहां पर? एट STP। लैंग्वेज समझ में आई क्या? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये चीज क्लियर है बेटा? इसी तरीके से अगर मैं तुमको कहूं कि साहब मैंने तो 30 वॉल्यूम लिया, कितना लिया? ये लीजिए कि मैंने कहा कि 30 वॉल्यूम ऑफ H2O2, ये 30 वॉल्यूम ऑफ H2O2 लिया,
तो 30 वॉल्यूम H2O2 का मीन्स क्या हुआ, मीन्स दैट इसका मतलब क्या हुआ। तो मैं आपसे ये कहूं कि भाई अगर मैं इसका 1 लीटर H2O2 ले रहा हूं तो वो क्या कर रहा है, मुझे विल गिव 30 लीटर O2 कहां पर, एट STP पर दे रहा है। इसी तरीके से अगर इसके 1 ml की बात करूं तो वो 30 ml ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा कहां पर, एट STP पर। बोलो पहले तो ये चीज क्लियर है क्या सिद्धार्थ, ये बात समझ में आ गई क्या कि क्या होती है ये कहानी और हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब ये तो कहानी समझ में आ गई, क्वेश्चन ये है कि इसकी नॉर्मलिटी और मोलरिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाए। कहानी यह है कि इसकी नॉर्मलिटी और मोलरिटी को हम कैसे कैलकुलेट करें। तो आइए अब हम यहां पर इनकी रिलेशनशिप को निकालते हैं। क्लियर है, आइए सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं आपसे रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी, नॉर्मलिटी एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ। रिलेशनशिप आ रही बात सर, रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी, नॉर्मलिटी हमारी बात समझ है, रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी, नॉर्मलिटी एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। भाई H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ को हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो आइए अब इस चीज को हम समझते हैं। मान लीजिए मैंने कहा लेट 1 लीटर H2O2, मैंने 1 लीटर H2O2 को लिया है। आ गई बात समझ में, क्लियर है। 1 लीटर H2O2 हैविंग सॉल्यूशन लिया है, हैविंग मोलरिटी कैपिटल M ले लेता हूं एंड नॉर्मलिटी मैं यहां पर उसको कैपिटल N से दिखा रहा हूं। 1 लीटर सॉल्यूशन है, उसकी मोलरिटी को मैंने मान लिया कि वो क्या है बेटा, कैपिटल M, और नॉर्मलिटी क्या है, कैपिटल N, और ये हमें गिवन है। आ रही है बात समझ। आइए अब इसी चीज को समझता हूं कि मान लीजिए 2H2O2 ब्रेक डाउन हुआ, मुझे मिला H2O प्लस O2। डन बेटा। तो यहां पर देखिए इसके 2 मोल्स अवेलेबल हैं, इसके भी 2 मोल्स अवेलेबल हैं और इसका 1 मोल अवेलेबल है। क्लियर है। और आप जानते हैं कि मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर होता है एट STP। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इसी चीज को मैं अब यूज में लेना स्टार्ट करूंगा। लुक, अब किसी भी सॉल्यूशन के अगर मुझे मोल निकालने हो तो मैं ये जानता हूं कि जो मोल होते हैं, क्लियर है बेटा, जो मोल होते हैं जैसे H2O2 के अगर मैं मोल निकाल रहा हूं तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम से यस या नो। अगर मैं इसका इक्वलेंट निकाल रहा हूं, ये लीजिए इक्वलेंट ऑफ H2O2, तो नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। क्लियर है क्या बेटा। तो बड़ा ध्यान से समझिए, अगर मैं इसके मोल को कैलकुलेट कर लूं, इसके मोल को कैलकुलेट कर लूं, तो देखिए मोल किसके बेटा, H2O2 के, विल इक्वल टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। होगा या नहीं होगा। अब मोलरिटी इंटू वॉल्यूम होगा तो अंडरस्टूड है कि इसकी मोलरिटी को मैंने कैपिटल L लिया है और वॉल्यूम मैंने कितना लिया है, ऊपर 1 लीटर लिया है। तो ये जो मोल्स ऑफ H2O2 मेरे पास में आ रहे हैं, ये लीजिए NH2O2, क्या मेरे पास मोलरिटी के इक्वली आ रहे हैं क्या। और यही डेफिनेशन होती है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वेंट पर लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। बोलो बात क्लियर है। अब मैं इसी चीज को आगे देखूं और ऑक्सीजन के मोल कैलकुलेट करूं। ये लीजिए, अगर मैं यहां मोल की बात कर रहा हूं तो बड़ा ध्यान से देखिए, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है और इसका 1 मोल है, तो क्या ये डेफिनेटली हाफ मोल हो जाएगा क्या। बोलो बेटा, बोलो
क्या ये हाफ मोल हो जाएगा? तो क्या मैं यहां पर 1/2 इंटू कैपिटल एम जो इसकी मोलरिटी है वो ले सकता हूं? तो क्या मेरे पास में यहां पर जो मोल्स अवेलेबल होंगे वो m/2 होंगे क्या? ये लैंग्वेज समझ में आई या नहीं आई? अरे 2 से डिवाइड कर दो तो ये 1/2, डन, 1/2 इंटू एम, ठीक है। तो क्या ये मोलरिटी मिल गई? सॉल्यूशन तो वैसे भी 1 लीटर है। अरे वॉल्यूम तो मेरे पास में 1 लीटर ही है ना, तो 1/2 इंटू एम और ये m/2 और m/2 क्या आ गए? इसके मोल्स आ गए। तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल इक्वल टू m/2। बोलो, यहां तक क्लियर? तो क्या अब मैं यहां से इस फॉर्मूले की जरिए वॉल्यूम ऑफ O2 कैलकुलेट कर लूं? ये रहा वॉल्यूम, तो मोल्स जितने होंगे वो 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मेरे पास मोल्स कितने हैं? m/2 इंटू वॉल्यूम 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मेरे पास में कितना आ गया बेटा? m/2 इंटू 22.4 लीटर। तो क्या मैं अब यहां पर बड़ी आसानी से ये कह सकता हूं क्या? वॉल्यूम ऑफ O2 विल इक्वल टू 11.2। आ रही है बात समझ में? मोलर। बोलो, बात समझ में आई क्या? वॉल्यूम कितना हो गया? अरे 2 से डिवाइड कर दिया ना, तो 11.2 मोलर। सिद्धार्थ, यहां तक क्लियर है बेटा? कोई डाउट? यहां तक मेरी बात क्लियर है? कोई डाउट बेटा? चलिए, तो वॉल्यूम जो मेरे पास में ऑक्सीजन का आ गया वो कितना आ गया बेटा? 11.2। और जो मेरे पास में मोल्स अवेलेबल हैं H2O2 के वो कितने हैं? कैपिटल है। तो क्या अब मुझे अच्छी तरीके से दिख रहा है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू 11.2 इंटू मोलरिटी मुझे गिवन है। तो क्या मैं यहां से मोलरिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अपॉन 11.2 लिख सकता हूं क्या? ये लीजिए, और ये वॉल्यूम क्या है? यही तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। और अब ये भी आप डेफिनेशन देख के आए हो कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ की डेफिनेशन क्या है? H2O2 कितनी ऑक्सीजन लिबरेट करता है वो उसकी वॉल्यूम कंसंट्रेशन होती है। तो क्या मैं यहां से अब बड़ी आसानी से आप लोगों के लिए ये लिख सकता हूं क्या? मोलरिटी विल इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ of H2O2 डिवाइडेड बाय 11.2। ये लीजिए, क्या ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मोलरिटी निकालने का एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला बन गया क्या बेटा? अब आप इस बात को भी जानते हो कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर होता है। डन बेटा? और अभी भी आप देख के आए हो कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी कितनी है? वॉल्यूम अपॉन 11.2 और इंटू एन फैक्टर इसका कितना है? 2 है। अरे भाई, एन फैक्टर कितना है? 2 है। आ रही है बात समझ में? तो अगर अब मैं यहां से मोलरिटी कैलकुलेट करूं, क्लियर है? तो क्या मेरे पास में नॉर्मलिटी 2 आ जाएगी? बोलिए, ये एन फैक्टर इसको हटा दीजिए, आप इसको कंफ्यूज मत होइए। क्लियर है? तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर अब मैं मोलरिटी कैलकुलेट करूं तो क्या ये n/2 हो जाएगी क्या? हाँ या ना? अगर मैं मोलरिटी कैलकुलेट कर रहा हूं, क्योंकि n फैक्टर तो 2 है, तो यहां से अगर मैं मोलरिटी कैलकुलेट करूंगा तो क्या हो जाएगा? नॉर्मलिटी बाई 2। तो ये लीजिए, अब मैं जो मोलरिटी चीज निकाल के लाया हूं, अगर उसको 2 से डिवाइड कर दूं, जो चीज मैं मोलरिटी में कैलकुलेट करके आया हूं, अगर मैं उसको 2 से डिवाइड कर दूं, तो बड़ा ध्यान से समझिएगा कि मेरे पास में वॉल्यूम कितना था? 11.2 इंटू एम। इधर देखो, ये रहा वॉल्यूम 11.2 एम, और एम का मतलब क्या हो गया? n/2। एम का मतलब क्या हुआ? n/2। ये रहा, तो मैं वॉल्यूम इज इक्वल टू 11.2 इंटू n/2 रख सकता हूं क्या? और जैसे ही n/2 रख रहा हूं तो वॉल्यूम इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू 5.6 आ रहा है क्या 2 से डिवाइड करते ही? तो बड़ी आसानी से क्या अब मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या नॉर्मलिटी, या मैं यहां पर इसी चीज को एक्सप्लेन कर सकता हूं क्या? नॉर्मलिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 5.6। ये लीजिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? अब मैं यहां लिख देता हूं नॉर्मलिटी
विल इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 जो भी बॉटल पे गिवन हो अपॉन 5.6। ये लीजिए, क्या ये डायरेक्ट बॉटल के ऊपर जो भी वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगी उसको 5.6 से डिवाइड करते ही आप नॉर्मलिटी ले लोगे? अगर उसने क्वेश्चन की नॉर्मलिटी दी है 5.6 से मल्टीप्लाई करते ही आप उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ ले लोगे। इसी तरीके से अगर उसने मोलरिटी दे रखी हो तो मोलरिटी को डायरेक्ट 11.2 से मल्टीप्लाई करके आप वॉल्यूम स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर सकते हो। बोलो, यहां तक चीज क्लियर हुई? अब इसके बाद में एक चीज और आती है, कभी कभी वो डिस्टर्ब करने के लिए परसेंट कंसंट्रेशन पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है बेटा? परसेंट ऑफ कंसंट्रेशन। तो मैं यहां से डिस्कस कर लूं परसेंट ऑफ कंसंट्रेशन। ये लीजिए, परसेंट ऑफ कंसंट्रेशन अगर मैं डिस्कस करूं तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं? क्लियर है बेटा? परसेंट ऑफ कंसंट्रेशन मैं अगर आपसे डिस्कस करूं तो ये लीजिए, परसेंट ऑफ कंसंट्रेशन। क्लियर है? अभी ऑच पॉज नहीं होगा, अन्यथा पहले उसमें मिल जाता कंसंट्रेशन। तो देखिए, मैं यहां से बड़ी आसानी से वॉल्यूम 5.6 मल्टीप्लाइड बाई, पहले तो नॉर्मलिटी एज इट इज। अब क्या परसेंटेज निकालने के लिए इसका मॉलिक्यूलर मास 17/10 लिख सकता हूं क्या? किसका? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो होगा, क्या वो 17/2 लिखा जा सकता है? क्योंकि हम नॉर्मलिटी निकाल रहे हैं तो मुझे इसका इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाई मैंने 10 कर दिया। आ रही है बात समझ में? इसी तरीके से अगर मुझे मोलरिटी से परसेंटेज निकालनी होती तो वॉल्यूम 11.2 मल्टीप्लाइड बाई 34/10 कर देता हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मास, और ये इसका इक्विवेलेंट मास। बात समझ में आ गई क्या? तो यहां से मैं बड़ी आसानी से इसकी क्या निकाल सकता हूं? परसेंटेज कैलकुलेट कर सकता हूं। ये लीजिए, जो चीज मुझे नॉर्मलिटी में दे रखी 17/10 कर दूंगा तो परसेंट ऑफ कंसंट्रेशन मुझे मिल जाएगी। आ गई बात समझ में? क्लियर है? अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आइए इस चीज को भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। लुक, ये स्टार लगा करके मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं। 70% H2O2 अगर आपको दिया गया है, आ रही है बात समझ में? इसका मतलब क्या हुआ? मीन्स दैट, सबसे पहला इसका मतलब क्या है? अगर आपको दे दिया 70% H2O2, तो 70% H2O2 का मतलब क्या है? आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब है कि अगर कोई आपके पास में सैंपल है, इन ए सैंपल, कोई H2O2 का कोई भी सैंपल है और उसके ऊपर लिखा हुआ होगा 70% H2O2, तो इसका मतलब क्या है? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इन ए सैंपल, आ रही बात समझ में, ऑफ 100 ml, परसेंटेज है तो मैं 100 ml से डिस्कशन करूंगा कि इन ए सैंपल ऑफ 100 ml 70 ग्राम, 70% का मतलब क्या हुआ? 70 ग्राम। आ रही है बात समझ में? मुद्दा देखना, परसेंटेज है इसलिए 100 ml की कैलकुलेशन से मैं बात करूंगा। तो 70 ग्राम H2O2 प्रेजेंट, इसमें कितना है? 70 ग्राम H2O2 प्रेजेंट। बोलो, पहले चीज समझ में आई कि 70% H2O2 मींस दैट इन ए सैंपल ऑफ 100 ml, उसके 100 ml सैंपल के अंदर 70 ग्राम H2O2 अवेलेबल है। बोलो बेटा सिद्धार्थ, यहां तक क्लियर? यहां तक कोई क्लियर, कोई डाउट? तो इस चीज को समझ में आने के बाद मैं छोटे छोटे 2 न्यूमेरिकल कराता हुआ इस टॉपिक को बाइंड अप करता हूं। ये लीजिए एग्जांपल, मैं आपसे कह रहा हूं कि डिटरमाइन द मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी। आ रही बात समझ? डिटरमाइन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी ऑफ 20V H2O2। ये लीजिए, बोतल पे सिर्फ इतना लिखा हुआ होगा 20V H2O2, तो हाउ कैन प्रेडिक्ट, और परसेंटेज कंसंट्रेशन भी आपको निकालनी होगी। तो बड़ा आसान, ये लीजिए इसका सॉल्यूशन। अभी अभी आपको मैंने सिखाया है
कि अगर वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन में दिया जाए तो मोलरिटी 11.2 और नॉर्मलिटी 5.6 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहला मैं अगर नॉर्मलिटी की बात कर लूं तो ये लीजिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ 20 और ये 5.6। अगर मुझे मोलरिटी निकालनी है तो 20/11.2 ये डाल करके मैं बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकता हूं। तो जैसे 20/5/6 डालता हूं, क्लियर है, इसको यहां डाल दूं तो 200 में 4 बार जाता है, लेकिन ये ज्यादा है तो ये 3 के आसपास जाएगा। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3.5 के आसपास। आ रही बात समझ में? 3.5 के आसपास आ जाएगी। और यूनिट क्या होगी बेटा? याद रखना, इक्विवेलेंट पर लीटर, इक्विवेलेंट पर लीटर। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो 200 में 112 का डिवाइड कर रहा हूं तो कितना हो जाएगा? ये गया तो 1.78 मोल्स पर लीटर। कितना हो जाएगा? 1.78 मोल्स पर लीटर। आइए अब इसी तरीके से अगर परसेंटेज कंसंट्रेशन अगर मैं निकालूं, क्लियर है? तो देखिए नॉर्मलिटी तो कितनी आई है बेटा? 3.5। क्लियर है क्या? ये देखिए, अरे भाई अभी फॉर्मूला तुमने ये कंसंट्रेशन का लिखा है, वॉल्यूम 5.6 17/10। तो इसको सॉल्व किया जब आप लोगों ने तो क्या मेरे पास में 3.5 आई है इंटू 17/10 लिख सकता हूं। और इसी तरीके से क्या मैं इसको 1.78 इंटू 34/10 लिख करके भी क्या इसकी परसेंटेज कंसंट्रेशन निकाल सकता हूं विद द हेल्प ऑफ नॉर्मलिटी और विद द हेल्प ऑफ मोलरिटी। क्लियर है बेटा? तो ये मेरे पास में कितनी आ जाएगी? 6.07। हाँ या ना? अगर मैं काट दूं तो कितनी आ जाएगी? 6.07। और लोग अगर मोलरिटी से काटता हूं तो मेरे पास में तकरीबन, ये काट दूं इससे नीचे 100 और 100 से गए तो 3400 303 के आसपास ये आ जाएगी। तो आप जानते हैं कि नॉर्मलिटी हमेशा ज्यादा होती है मोलरिटी से। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, यहां पर वही चीज आपको मिल रही है। बोलो बेटा सिद्धार्थ, यहां तक चीज क्लियर है? मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल छोटा सा नॉर्मल सा न्यूमेरिकल आपके सामने मैंने डाला है। आइए एक न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस मैं आपको और करा देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मैं ले रहा हूं और इस क्वेश्चन नंबर 2 में मैं कह रहा हूं कि 20 ml ऑफ H2O2 रिक्वायर 20 ml ऑफ H2O2। क्लियर है? एक 20 ml मेरे पास में H2O2 है, मैं ये कह रहा हूं रिक्वायर 30 ml। बात को समझना, 20 ml H2O2 लिया है, 30 ml ऑफ N/2। आ रही बात समझ में? क्लियर है? 30 ml ऑफ क्या दूं? ऑफ N/2 एसिडिफाइड KMnO4। आप जानते हो कि H2O2 KMnO4 के पर्पल कलर को डीकलराइज्ड कर देता है। तो मैंने कहा कि 20 ml of H2O2 require 30 ml of N/2 acidified KMnO4 for complete oxidation. For complete oxidation. क्लियर है? H2O2 का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने के लिए N/2 नॉर्मलिटी का एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन कितना चाहिए? 30 ml चाहिए। आ रही है बात समझ? तो अब मुझे बताइए, कैलकुलेट मोलरिटी, नॉर्मलिटी, कैलकुलेट मोलरिटी, नॉर्मलिटी and volume strength of H2O2। लीजिए बेटा, ये फाइनल क्वेश्चन जिसमें मैंने आपसे सभी कुछ पूछ लिया, ये लीजिए इसका सॉल्यूशन। अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूं? क्लियर है बेटा? तो देखिए सबसे पहली चीज आप याद रखिए, इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 विल इक्वल टू, जितना भी इक्विवेलेंट है उसका, आ रही बात समझ में, मैं उसको बराबर रखूंगा किसके? इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 की।
क्लियर है बेटा? लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस का फॉर्मूला लग रहा है, जितना इक्विवेलेंट H2O2 का होगा उतना ही तो इक्विवेलेंट वो KMnO4 से रिएक्शन करेगा। आ रही है बात समझ में? तो इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 और इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, तो देखिए N इंटू 20, बात समझ में आ रही है? क्लियर है क्या बेटा? तो मैं यहां पर इसकी नॉर्मलिटी को N मान लेता हूं और वॉल्यूम मुझे कितना दिया गया है 20 ml। इसी तरीके से यहां पर KMnO4 जो मुझे नॉर्मलिटी दी गई है वो N/2 और वॉल्यूम जो मुझे दिया गया है वो दिया गया है 30। मेरी बात समझ आ रही है? तो क्या मैं बड़ी आसानी से अब यहां पर इन चीजों की, देखो N से N कैंसिल आउट कर सकता हूं मैं बड़े आसानी से, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। क्लियर है? बड़ा ध्यान से देखिए, N/2 और वो 13। तो क्या मैं अब आसानी से सबसे पहले तो इस चीज को ये 0 से 0 उड़ा दिया। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर कितना हो गया 4 और वो हो गया N। तो मेरे पास में अब नॉर्मलिटी, जो फाइनल नॉर्मलिटी आ रही होगी वो कितनी आएगी बेटा? 1/8। कितनी आएगी? 1/8। चेक करो मैंने ये कैसे लिख दी। इस चीज को आप चेक करके बताओ कि मैंने ये कैसे लिख दी। आ रही है बात समझ में? ठीक है, N/2। एक मिनट रुक जाओ, ये 20 ml, ये 30, तो N/12 करो इसको। ठीक है, N/12 करो, और N/12 करोगे तो ये कट गया 4 टाइम्स और 4 2 8। ये गलती हो रही थी, समझ में आ गया? ये नॉर्मलिटी कितनी आ गई? 1/8 आ गई। तो अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल टू 5.6 इंटू नॉर्मलिटी। आ रही है बात समझ में? जो भी आपके पास में आ रही होगी वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी होती है? 5.6 इंटू नॉर्मलिटी। तो ये लीजिए मैंने यहां डाल दी 1/8। क्लियर है बेटा? वॉल्यूम इज इक्वल टू 5.6 इंटू 1/8। और आप इस बात को जानते हैं अच्छी तरीके से कि मोलरिटी इज इक्वल टू N/2 होता है। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या मैं अब अच्छी तरीके से इसको 1/2 इंटू 8 करके 1/16 कर सकता हूं क्या? और जैसे ही 1/16 कर रहा हूं तो क्या मेरे पास अब वॉल्यूम इज इक्वल टू 11.2 इंटू 1/16। ये लीजिए, ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ बड़ी आसानी से मैं कैलकुलेट कर लूंगा कि बस कैलकुलेशन है, आगे आप कीजिएगा। मेथड मैंने आपको यहां तक क्लियर कर दिया है। ये लीजिए बेटा, यहां तक चीज बिल्कुल क्लियर है आपके? आ रही है बात समझ में? हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैं पढ़ रहा हूं, मैं देख रहा हूं। क्लियर है क्या बेटा? चलिए मैं यहीं तक ही यहां पर छोड़ता हूं, और इसके बाद में जो वेपर प्रेशर है, एवोप्रेशन, वेपर प्रेशर, कल से ये चैप्टर, आज कंसंट्रेशन टर्म सारी खत्म हो चुकी है, और वेपर प्रेशर वगैरह जो चीजें हैं वो हम कल से देखते हैं। आज की क्लास में यहीं छोड़ रहा हूं। ध्यान रखना, कल वेपर प्रेशर बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कंसंट्रेशन टर्म, मिक्सिंग विक्सिंग जो भी होती है मैंने सब करा दी। डन बेटा? यहां से जितने भी पीएच वगैरह के क्वेश्चन बन सकते थे मिक्सिंग वगैरह करा करके, वो मैं करा चुका हूं। अब कल से प्रॉपर वे में सबसे पहले वेपर प्रेशर पढ़ेंगे, और वेपर प्रेशर पूरा पढ़ने के बाद के अंदर अब सॉल्यूशन जब आपस में मिक्स होते हैं तो उसके ऊपर हेनरी का लॉ, राउल्ट का लॉ, फिर उसके बाद में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज वगैरह हम इस सेक्शन में आएंगे। तो आज की क्लास में यहीं छोड़ता हूं। थैंक यू सो मच।